Hello, Namaskar. I am Arun Rana from Bright Path Group, where we bridge gaps in karma and empower individuals to align their personal, professional, financial and spiritual lives. यानी हम कर्म के अंतर को पाते हैं, यानी कर्मा गैप्स को ब्रिज करते हैं और लोगों को उनके व्यक्तिगत, पेशेवर, वित्तीय यानी फाइनेंशियल और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन और उद्देश्यों को खोजने में सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं। ब्राइट पाथ समूह चार आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों पर फोकस करता है, जैसे ब्राइट पाथ जो एक एटर्नल नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय ज्ञान मंच ज्ञान के माध्यम से जो है जीवन को दिशा देने की कोशिश करता है। हमारा दूसरा जो वेंचर है वो पब्लिक रिलेशंस और इन्वेस्ट रिलेशंस में हम लोग जो है बिजनेस व्यवसायों को जो है उनकी छवि सुधारने और उनमें जो ट्रस्ट होता है उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और उसका जो हमारा वेंचर है वो आरएनआ मतास्को है, पीआर और इन्वेस्ट रिलेशंस की सर्विसेज हम वहाँ देते हैं। उसके बाद जो है एक नया हमारा वेंचर है जिसका नाम है ब्राइट आरएनआ होल्डिंग्स, जहाँ पर हम रणनीतिक निवेश के माध्यम से संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देते हैं। और जो हमारा चौथा जो हमारा फिलांथ्रोपिक आर्म है, कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म है, जिसका नाम है ब्राइट रामन ब्राइट विजन ट्रस्ट, ब्राइट रामम विजन ट्रस्ट, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थिरता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। हमारा मिशन है विश्वास, ज्ञान और परिवर्तनकारी विचारों पर आधारित रणनीतियों के माध्यम से मूल्य निर्माण करना, यानी वैल्यू क्रिएशन और सकारात्मक बदलाव लाना। इस विकास और उद्देश्य से भरी हुई यात्रा में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दें, 6 दिसंबर को होने वाले एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना पर मैं जो है प्रकाश डालना चाहूंगा। वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है कहाँ पर है चार्ट, ये 6 तारीख का जो चार्ट है, बृहस्पति हमारे जो वैदिक ज्योतिष में सबसे बड़े ग्रह और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये कल जो है 6 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब होंगे, जो एक अत्यंत विशेष खगोलीय घटना भी है और ज्योतिषीय घटना भी, इसे हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ये जो घटना है, अगर आप देखिए चार्ट को, तो गुरु जो है इस समय वृषभ राशि में बैठे हुए, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, और उससे जो है सप्तम भाव में, यानी कि सामने सूर्य और बुध पर उनकी दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि उन पर है, बुध भी गुरु के सूर्य के साथ में बकरी चल रहे हैं 10 दिसंबर तक, और सॉरी 15 दिसंबर तक। शनि जो है अपनी कुंभ राशि में स्थित हैं। उसके अलावा जो है राहु जो है मीन राशि में, गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं समय, और केतु जो है कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध की और मंगल जो है कर्क राशि में है, और कल 6 दिसंबर से बकरी हो जाएंगे, मतलब उल्टी चाल चलेंगे, जिसके कारण जो है हमारा जो स्वभाव है वो थोड़ा उग्र हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो वॉरियर प्लैनेट है, सेनापति हैं ग्रहों के, और हमारे अंदर जो ब्लड होती, जो एनर्जी होती है, उसको बैक करते हैं। तो हमें जो है वी माइट गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस एंड थिंग्स लाइक दैट माइट अनफोल्ड, इस तरह की चीजें हो सकती है। उसके अलावा जो है गुरु जो है 24 दिसंबर को स्क्वायर होंगे शनि जो एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ चीजें को इंटेंसिफाई कर सकती हैं, जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उन्हें और बढ़ा सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर वो वायलेंस हो रहा है तो बढ़ सकता है, दिसंबर 24 के आसपास कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो हमें ख्याल रखना होगा। इसके अलावा और भी जो ग्रहों के परिवर्तन है वो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जैसे 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच वीनस शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड रहेंगे, तो इससे फाइनेंशियल जो हमारे वित्तीय जो क्षेत्र है उसमें थोड़े से अफेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप खराब हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। 29 मार्च से लेकर 20 मई के बीच शनि का ट्रांजिट होगा एक्वेरियस में, और 20 मई को जो है राहु का कंजंक्शन भी होगा इसी राशि में। तो ये थोड़ा सा काफ़ी अनसर्टेनिटीज और प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट्स में वगैरह वगैरह हमारे जीवन में। तो इस बार जुपिटर जो है 25 मई को जो है 2024 को ट्रांजिट करेंगे, और 25 मई 2025 को एक्चुअली, और 9 जून 2026 तक यहाँ रहेंगे, जिसका भी हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। और आप जो है इस
चैनल पर बने रहिए और हमारे ब्राइटपाथ www.brightpath.com पर जाकर के देखते रहिए क्या क्या हमारे विचार पर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर पर और उनके चार्ट अगर आप देखें, सूर्य जो है उनका जन्म अप्रैल में हुआ है और उच्च का सूर्य है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। मंगल जो है राहु के साथ में वृषभ राशि में चेष्टा बलि योग दे रहा है, जिसकी वजह से वो कोई भी बात जब करते थे तो बड़े बिंदास बहुत बोल्ड तरीके से करते थे। चार्ट में आपको नजर आएगा। 11वें घर में जो है मतलब 11वीं राशि में कुंभ राशि में गुरु और वीनस का भी कंजंक्शन है। ये भी काफी पावरफुल है। क्लियरिटी ऑफ थिंकिंग, क्लियरिटी ऑफ नॉलेज, बहुत नॉलेज था उन्हें, क्योंकि दोनों गुरु साथ में ना ऐसा इंसान बहुत ज्ञानी होता है, हर तरह का ज्ञान उसे होता है। मर्क्यूरी जो है सॉरी चंद्रमा जो है मिथुन राशि में बुध की बुद्धिमान राशि में बैठे तो बड़े बुद्धिमान थे, डॉक्टरेट थे, बहुत पढ़े लिखे थे। शनि जो है सिंह राशि में पंचम भाव में, तो इस तरह से जो है इनका आप देखें तो ये चार्ट अपने आप में एक दिखाता है कि अंबेडकर क्यों अंबेडकर थे और क्यों वो दलित समाज में पैदा हुए, किस मकसद की। हम तो सनातन धर्म में हम आत्मा है, आत्मा जन्म देती है, लेकिन उन्होंने यहाँ क्यों आप जन्म लिया, इसलिए लिया ताकि ये दलित समाज का उद्धार कर सके। कुंडली दिखाती है अपने आप की, अगर किसी को जीवन में कुछ परिवर्तनकारी चीजें करनी है तो ऐसा चार्ट होना अति आवश्यक है, और जिसका होगा वो आगे आकर के कार्य करेगा, अपना कार्य जरूर करेगा। तो अब हम जो है डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आगे बढ़ाते हैं और तो आज जब हम 6 दिसंबर को पढ़ने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो मैं जो है हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से निकले कुछ गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। इन चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार विपक्ष का नेता ही नहीं होगा, तो सोचिए कितना बड़ा मैंडेट पब्लिक ने दिया है। और कोई दूसरी विपक्षी पार्टी इतनी सीटें भी दिलाने में कामयाब नहीं रही कि उनका एक विपक्ष का नेता रहे हो सके। यह चुनाव एक अभूतपूर्व राजनीतिक एकजुटता का संकेत देता है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से बिल्कुल अलग है, जहां विपक्षी पार्टियों ने संविधान के नाम पर डर फैलाकर विभाजन पैदा करने में सफलता हासिल की थी। विशेष रूप से एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि हिंदुओं के बीच जातिगत विभाजन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और एक व्यापक एकता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस जीत से, और एक जीत जो हरियाणा में हुई उससे भी ये साबित होता है कि कैसे हिंदुओं में जो है कम कम से कम ये देखने को मिला कि उन्होंने जो 2024 में देखा कि पूरे देश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, उसका उन्हें बड़ा अफसोस रहा, और फिर वो उन्होंने जो है पूरे दमखम के साथ में इस बार वोट देने निकले और एक हिस्टोरिकल मैंडेट दिया, और मतलब रिकॉर्ड टूटा महाराष्ट्र में जो है वोटिंग का। तो इससे पता चलता है कि कैसे लोग अयोध्या में हार गए, जगह जगह हार गए, और उस हार की वजह से जो है जो जो हमें खामियाजना भुगतना पड़ रहा है, या जिसकी वजह से हमारी सरकार जो है केंद्र में मजबूत सरकार नहीं है, क्योंकि वो संयुक्त दलों के उस पर निर्भर है, तो आप समझ सकते हो। तो लोगों ने सोचा कि भाई इस बार तो ऐसा मतलब जाना है, और ये धार्मिक और राजनीतिक एकजुटता दिखाता है और एक बड़ा मिसाल पेश करता है, नई मिसाल जो है राजनीतिक एकता की। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें यह भी है कि जहां जातिगत आधार पर बटे हुए हिंदू अब एकजुट होते दिख रहे हैं, वहीं कुछ दलित और नवबौद्ध जो समुदाय है के सदस्य हैं, डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनियों के विपरीत उन विचारधाराओं समूह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधते हैं, और कुछ समूह द्वारा कथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामी कट्टरपंथ का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक दूरदर्शी नेता थे। सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और हाशिए पर खड़े समुदायों के अधिकारों के लिए
जीवन भर संघर्ष करने वाले रहे। उन्होंने जाति की बाधाओं को पार कर भारत को एक समतावादी और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष करोड़ों लोगों के लिए गरिमा और समानता की प्रेरणा बना है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ने का विरोध किया था, जो बाद में मिसेस इंदिरा गांधी ने उसे जो है 1976 में इमरजेंसी के दौरान थोप दिया देश पर। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इन विचारों को संविधान के माध्यम से थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। उनके अनुसार संविधान एक ऐसा लचीला दस्तावेज होना चाहिए जो समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक राज्य को अपने नागरिकों को एक इस बात की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को अपनाएं। कोई विचार उन्होंने नहीं थोपे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम की विभाजनकारी प्रकृति और भारत की लोकतांत्रिक संरचना के साथ इसकी असंगति पर भी विस्तार से लिखा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है, ये पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा, हिंदू धर्म को लोगों को विभाजित करने वाला कहा जाता है और इस्लाम को जोड़ने वाला धर्म कहा जाता है, लेकिन ये केवल आधा सच है। इस्लाम उतना ही विभाजित करता है जितना कि वो जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एक बंद संगठन है और मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच अंतर करता है, उन्हें काफिर मानता है। यह वास्तविक सकारात्मक और अलगावपूर्ण है। इस्लामी भाईचारा मानवता के लिए सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है। ये केवल मुसलमानों के लिए है। जो इस भाईचारे के बाहर है उसके लिए केवल तिरस्कार और दुश्मनी है, क्योंकि वो इनकी नजर में काफिर है। उन्होंने यह भी चेताया कि इस्लामी विचारधारा विशेष रूप से उम्मा की अवधारणा जो है, एक मुसलमान की निष्ठा को उसके देश के बजाय धर्म पर आधारित करती है। उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो इस्लाम कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की अनुमति नहीं दे सकता। इस्लाम जो है किसी भी सच्चे मुसलमान को भारत में अपनी मातृभूमि मानने की अनुमति नहीं दे सकता जब तक कि यहाँ इस्लामी शासन स्थापित न हो। ये अंबेडकर साहब ने लिखा था। आप उनकी इस पुस्तक को पढ़ें और उन पन्नों पर आपको मुसलमानों की वास्तविक मानसिकता के बारे में साफ साफ लिखा मिलेगा। इस बुक के पेज नंबर 123 पर मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए इस बात का जिक्र है। पेज नंबर 125 पर मुसलमान भारत के लिए खतरा बने रहेंगे और भारत की में सांप्रदायिक दंगे कराते रहेंगे, इस बात पर जोर दिया गया है। पेज नंबर 131 पे लिखा है, बुर्कों से जो है यौन इच्छा बढ़ती है और अधिक बच्चे पैदा होते हैं। तो आप देखते हो कि कैसे जो है डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश हुई और ये कहते हैं कि जिस दिन ये 50-60 करोड़ हो जाएंगे इस देश को इस्लामिस्ट कंट्री बना देंगे। ये इनका ये है मिशन है। पृष्ठ संख्या 233 और 234 में मुसलमान सामाजिक सुधार और विज्ञान के प्रबल विरोधी हैं, इस बात का जिक्र किया गया है अंबेडकर जी द्वारा। पेज नंबर 294, मुसलमान अपने शरिया कानून को भारत के कानून और संविधान से ऊपर मानेंगे। पेज नंबर 297, 94 में क्या लिखा है कि शरिया कानून जो है संविधान से ऊपर रहेगा उनके लिए, और रहे, क्योंकि संविधान के नहीं मानते। और आप देखो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो इन इन तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए काम करते हैं, वो हाथ में संविधान को लेकर के देश को, हमको सबको भ्रमित करते हैं। पेज नंबर 297 में लिखा है, मुसलमान भारत में शांति फैलाने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराते रहेंगे, भविष्यवाणी की है। पेज नंबर 303 में लिखा है, मुसलमान भारत में हिंदुओं की
सरकार कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हिंदुओं की सरकार, है ना। 2014 से और वाजपेयी जी की सरकार, क्योंकि ये हिंदुत्व वाले हैं हमारे बीजेपी और सब, तो ये स्वीकार कभी नहीं करेंगे बोला। पेज नंबर 232 उन्होंने लिखा कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकते जब तक उनका ये देश इस्लामिक नहीं है, नहीं बना। आप समझ सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। फिर भी यह विडंबना है कि उनके अनुयायी, विशेष रूप से दलित समुदाय, इन विचारों और तत्वों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जिनकी उन्होंने कभी कड़ी आलोचना की थी। ये उनकी सोच और आदर्शों में से जो है एक, हमें जो है एक विचलन पैदा होता है। हाउ कैन यू टॉलरेट सच अ थिंग। आज जब हम डॉक्टर अंबेडकर की श्रद्धांजलि को जो है उनकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि भारत के लिए एकजुट हिंदू समाज कितना आवश्यक है। जैसे पितामह भीष्म ने अपने जीवन का बलिदान देकर भारत के भविष्य की रक्षा की, वैसे ही हमें भी आने वाले दशकों में मौजूद गंभीर चुनौतियों को पहचानना होगा। इसमें गजवाए हिंद का जो कट्टरपंथी जो एजेंडा है और बढ़ती जो जनसंख्या और उससे जो असंतुलन पैदा हो रहा है, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, और जो अगर समय रहते नियंत्रित नहीं हुई तो देश के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर की सोच जो लोकतांत्रिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की अनुकूलन क्षमता पर आधारित थी, आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हमें उनकी शिक्षाओं और चेतावनी को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि उनके सपनों का भारत साकार हो सके। एक ऐसा भारत जो समानता, न्याय और सद्भाव पर आधारित हो। और हमारा ये ब्राइट पाथ का ग्रुप भी है, ये भी जो है यही कोशिश कर रहा है कि हम भी जो है अपने कर्मा गैप्स को, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो नॉलेज है, उस गैप को ये करें, ब्रिज करें, और अपने व्यक्तिगत, पेशेवर, वित्तीय, फाइनेंशियल, क्योंकि आज को फाइनेंशियल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन और उद्देश्य को खोजने में सक्षम बन सकें। इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स लॉट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।